आज की ये वीडियो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में ईवीएस के 12 टॉपिकों से 10-10 प्रश्न लिए गए हैं। यानी इस वीडियो में आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप मेरा नाम शायद नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है भेड़, ऊँट, याक के बालों से। दूसरा है भेड़, शेर, ऊँट के बालों से। ऊँट, हाथी और खरगोश के बालों से। गाय, बकरी और भेड़ के बालों से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। ऊँट के बालों से, भेड़ के बालों से और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है मेलिवन कैलिवन ने। दूसरा है वॉलेस कैरोथर्स ने। तीसरा है रॉबिन हिल्स ने। चौथा है पीटर मिशेल ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। नायलॉन का आविष्कार किया था वॉलेस कैरोथर्स ने। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, लोन में आता है पैसा और पैसा आता है वॉयलेट में। वॉयलेट से बालेस याद रख लीजिए और कैरोथर्स। और एक तरीका है इसको याद रखने का, अगर आपने लोन ले लिया तो आपको थ्रेट जरूर आएंगे, यानी आपको धमकियां जरूर आएंगी। थ्रेट से याद रख लीजिए थर्स। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोंपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है वे चिकने रहें। दूसरा है घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए। तीसरा है दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो। चौथा है कीट दूर रहें। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। कीट को दूर रखने के लिए गोबर से झोंपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 20 फुट ऊंचाई पर, यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। दूसरा असम में। तीसरा तमिलनाडु में। चौथा उत्तराखंड में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। असम के अंदर बांस पर घर बनाए जाते हैं, जो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, फिरन कौन से क्षेत्र के पुरुषों व महिलाओं द्वारा ढीला ढाला चोंगे की तरह पहना जाता है? पहला है आंध्र प्रदेश में। दूसरा राजस्थान में। तीसरा जम्मू कश्मीर में। चौथा बिहार में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर के अंदर पहना जाता है फिरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, यानी झुंड में नहीं रहता है? पहला है ततैया और बर, ये तो मधुमक्खियों की ही एक प्रजाति है। दीमक, चींटी, मकड़ी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आपने एक साथ बहुत सारी मकड़ियां एक जगह नहीं देखी होंगी। ततैया और बर एक साथ बहुत सारी रहती हैं, दीमक भी बहुत सारी रहती हैं और चींटियां भी एक साथ कॉलोनी में रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ये प्रश्न तो बच्चों वाला है। सीमेंट काम में आती है, लोहा काम में आता है, पत्थर भी काम में आता है, लेकिन स्कूटर का घर बनाने की सामग्री में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? पहला है बलुआ पत्थर। दूसरा है ग्रेनाइट। तीसरा है संगमरमर। चौथा है चूना पत्थर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संगमरमर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? कायांतरित का मतलब होता है रूप बदलने वाला,
और संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल, और ताजमहल का दिन पर दिन रूप बदलता जा रहा है। अगला प्रश्न है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। पहला है घोंसला, पेड़ और गुफा, गुफा बिल और पेड़, पेड़ गुफा बिल, बिल पेड़ एवं गुफा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। बंदर रहता है पेड़ पर, शेर रहता है गुफा में और चूहे रहते हैं बिल के अंदर। अगला प्रश्न है, कुत्ता मछली का आवास है। नदी, तालाब, झील या समुद्र। कुत्ता मछली पाई जाती है समुद्र के अंदर। अगला प्रश्न है, रेलवे के वैगन बनाम वाली सिमको फैक्ट्री कहाँ स्थित है। पहला है भरतपुर में, दूसरा धौलपुर में, तीसरा अलवर में, चौथा सवाई माधोपुर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भरतपुर में। हमने आपको पहले भी याद रखने का तरीका बताया था। रेलवे के वैगन, और वैगन का बनता है भरता, यानी भरतपुर से भरता से याद रख लीजिए भरतपुर, और बैगन से रेलवे के बैगन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। पहला है बारां जिले से, भरतपुर जिले से, जोधपुर जिले से, बाड़मेर जिले से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, बाड़मेर जिले से। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका बताया था हमने आपको कि पेट्रोल जिस भी जगह से निकलेगा वहाँ लोगों की देखने की बाढ़ आ जाएगी। यानी अगर आपके शहर के आसपास कहीं पेट्रोल निकल आता है तो लोगों की देखने की बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ से याद रख लीजिए बाड़मेर, और पेट्रोल से पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। पहला है खनन, दूसरा बेकरी, तीसरा मुर्गी पालन, चौथा कृषि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृषि राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। पहला है उदयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है सीकर, चौथा है भीलवाड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भीलवाड़ा। इसको हमने याद रखने का तरीका बताया था। जब भी आप दुकान से वस्त्र खरीदने जाते हैं आपको ज़रूर वहाँ भीड़ दिखाई देती है। भीड़ से याद रख लीजिए भीलवाड़ा, और वस्त्र से याद रख लीजिए वस्त्र नगरी। और बाढ़ आती है पेट्रोलियम की, आपको यहाँ दिखाई दिया था हमने बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। पहला है केशवराय पाटन में, दूसरा निम्बाहेड़ा में, तीसरा उदयपुर में, चौथा भूपाल सागर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, निम्बाहेड़ा में। इसको याद रखने का तरीका है, निम्बा से याद रख लीजिए नींबू, और नींबू होता है खट्टा और शक्कर होती है मीठी। यानी खट्टे और मीठे का कहीं भी संबंध नहीं है, तो कारखाना नहीं है निम्बाहेड़ा में। अगर आप प्रश्नों को ऐसे ही बिना किसी चीज़ के जोड़ के पढ़ते हैं तो आप इनको कभी ना कभी भूल जाएंगे। अगर आप ये चीज़ें जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं, जब भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा ये ट्रिक आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। अगला प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। पहला है उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को, ग्राम पंचायत को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपभोक्ता संरक्षण मंच को। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। पहला है डीडवाना में, दूसरा है नागौर में, तीसरा है बाड़मेर में, चौथा है पर्वतसर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डीडवाना में। हमने आपको इसको याद रखने का तरीका बताया था। जिसके भी घर में केमिकल का डब्बा होगा आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे, बल्कि उसके अंदर आप डंडा या लकड़ी डालकर उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे पेंट के लिए कोई केमिकल आता है घर में पेंट करने के लिए, तो आप उसमें हाथ नहीं डालते बल्कि डंडा डालते हैं।
डंडा से याद रख लीजिए डीडवाना, और केमिकल वर्क्स स्टेट है डीडवाना में, और बाड़मेर में पेट्रोलियम निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर है वस्त्र की नगरी को ही हम मैनचेस्टर कहते हैं। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। हमने आपको बताया था जब भी वस्त्र के कपड़े यानी वस्त्र लेने आप दुकान पर जाएंगे, भीड़ आपको जरूर मिलेगी। भीड़ से याद रख लीजिए भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। जब बात रोजगार की है तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना ही रोजगार मुहैया कराएगी। अगला प्रश्न नंबर 20 है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। पहला है जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा। जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा। चांदी, रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। उदयपुर से जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा ये निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में रामचरण द्वारा प्रवर्तित राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पहला है रैन, दूसरा शाहपुरा, तीसरा सोडा, चौथा राजनगर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शाहपुरा। जब भी राम की बात आती है वहाँ हमेशा शाही चीज होती हैं। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को, दूसरा है बैसाखी शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, आषाढ़ शुक्ला तृतीया को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बैसाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, अक्षय कुमार की फिलहाल कोई मूवी नहीं चल रही है, यानी उनकी लाइफ में सूखा आ गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। पहला है भाद्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला तृतीया को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? पहला है डूंगरपुर में, दूसरा है बांसवाड़ा में, तीसरा है बाड़मेर में, चौथा है बीकानेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डूंगरपुर में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डुग्गर एक गाली है। अगला प्रश्न है, महाकवि माघ किस भाषा के कवि थे? पहला है संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, मराठी भाषा के या गुजराती भाषा के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, माघ एक संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? पहला है महाराज अनूप सिंह के, दूसरा है महाराजा राय सिंह के, तीसरा है महाराजा कल्याण सिंह के, चौथा है राव जैत सिंह के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराजा राय सिंह के। भगवत पुराण के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। अगला प्रश्न है, आमनौर में खूब गुलकंद बनता है, वहाँ कौन से फूल की खेती अधिक होती है? पहला है सूरजमुखी के, कमल के, गुलाब के, चमेली के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, गुलाब के। गुलकंद बनता है गुलाब के फूलों से। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यानी उसके निर्माता कौन थे? पहला है महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा
मोकल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा। कुंभा से कुंभ। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सूरवीर हैं। ब्रिगेडियर भवानी सिंह, दूसरा है मेजर शैतान सिंह, तीसरा हवलदार मेजर पीरू सिंह, चौथा कैप्टन महेंद्र सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है हवलदार मेजर पीरू सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक के 5 स्थानों पर वेधशाला बनवाई? वेधशाला यानी जंतर मंतर। पहला है सवाई जय सिंह ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने या रणजीत सिंह ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राजा सवाई जय सिंह ने। ये बनवाई थी दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में और मथुरा में। ये 5 जगह जंतर मंतर बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस देश में डाक संचार तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है? पहला है भारत के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है भारत के अंदर सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मुख्य सड़क, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है संकरी पुलिया। जगह कम है बीच में यानी संकरी पुलिया है। अगला प्रश्न है सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। पहला है जीप, स्कूटर, नाव। नाव पानी का साधन है। साइकिल, कार, जेट हवाई जहाज है यानी हवा का साधन है। बस, ट्रक, ई रिक्शा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, फ्लाइंग कार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है बस, ट्रक और ई रिक्शा। ये सड़क मार्ग यातायात के साधन हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। पहला है चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है ये है पैदल पार पथ। संकरी पुलिया हमने अभी देख ही लिया। और अगला प्रश्न है जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? पहला है जून 2015 में, जून 2017 में, जून 2013 में, जून 2014 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जून 2015 में की गई थी रेल यातायात की शुरुआत, यानी मेट्रो की शुरुआत हुई थी जून 2015 में। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं 2014 में बनी थी मोदी सरकार, उसके 1 साल के बाद मेट्रो की शुरुआत हुई थी जयपुर में। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। पहला है चौराहा को, पैदल पार पथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, संकरी पुलिया को। 2 चीज आपने देख ली, पैदल पार पथ में लाइन होती हैं, संकरी पुलिया का इस तरह का है, ये है रेलवे क्रॉसिंग का। अगला प्रश्न है सड़क पर वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए? पहला है रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग, तिराहे या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुकें, वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है रात्रि में डिपर का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए। दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ से। रेलवे क्रॉसिंग, तिराहे या चौराहे या पैदल क्रॉसिंग पर रुकें, वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। पहला है भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या एडुसेट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है निम्न को सावधानी से देखिए।
उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है? पहला है मुख्य सड़क, दूसरा है संकरी पुलिया, तीसरा है रेलवे फाटक, चौथा है खराब सड़क। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, खराब सड़क। ये गड्ढे का प्रतीक है, यानी खराब सड़क है। संकरी पुलिया आपने देख ली, रेलवे फाटक। अगला प्रश्न है, उपरोक्त चिन्ह किसके बारे में बताता है? रुकना, रास्ता बंद है, ओवरटेक करना प्रतिबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रुकना। ये है स्टॉप का चिन्ह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि है। अस्थि मतलब होती है हड्डी। पहला है तिबिया फिबुला, दूसरा है फीमर, तीसरा है ह्यूमस, चौथा है रेडियो अल्ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, फीमर हड्डी होती है जांघ के अंदर। ये सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है। अगला प्रश्न नंबर 42 है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। पहला अमाशय, यकृत, आंत्र या वक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंत जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि? पहला है पोलियो का उपचार, दूसरा है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, तीसरा है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। ये इसका सही उद्देश्य है। ये इसकी पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 से। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। पहला है अनुकूलन, दूसरा है परजीविता, तीसरा है रूपांतरण, चौथा है इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, अनुकूलन। किसी के साथ सामंजस्य करना अनुकूलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। पहला पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, तीसरा है सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। क्लोरीन आप सब लोग जानते हैं, बस एक चीज़ और समझ लीजिए, परमैंगनेट, मैग्नेट काम करती है चीज़ों को चिपकाने का, लेकिन वो काम करती है लौह तत्वों का। बस आप इससे याद रख लीजिए, मैग्नेट का कार्य है चीज़ों को चिपकाना। अगला प्रश्न है, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं। पहला है अवसादन, दूसरा पृथक्करण, तीसरा छानना, चौथा ऊर्ध्वपातन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे कहते हैं पृथक्करण। अवसादन कहते हैं जब कोई एक चीज हवा से मिट्टी हो या कंकड़ पत्थर उड़कर किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी उनका स्थान बदल जाता है, उसे अवसादन कहते हैं। ये जल के माध्यम से हो सकता है, हवा से हो सकता है, यानी एक स्थान से मिट्टी या कंकड़ पत्थर को दूसरे स्थान पर कोई चीज उड़ाकर या बहाकर ले जाती है, उसे अवसादन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब हम किसी ठोस वस्तु को द्रव में बदलने की बजाय सीधा उसे भाप में बदल देते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस वस्तु को बीच में द्रव में नहीं बदलना, डायरेक्ट उसे गैस में बदल देना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण कौन सा है? पहला है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है नेमेटोड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, छोटी माता और रेबीज रोग होता है वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, यानी ये कहाँ स्टोर होते हैं? पहला है अमाशय की दीवार,
छोटी आंत्र की दीवार से, बृहद आंत्र की दीवार से, यकृत में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ये होते हैं छोटी आंत की दीवार से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सामान्य होता है। पहला है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ सी की जगह एफ दे रखा होता तो ये भी इसका सही जवाब होता। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान, या तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही सही जवाब हैं, लेकिन यहाँ सी दे रखा है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है। पहला है वर्षा को, दूसरा है मृदा अपरदन को, तीसरा भूस्खलन को, चौथा उपर्युक्त सभी को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पेड़ों की कटाई वर्षा को घटाती है। मृदा अपरदन को पेड़ों की कटाई घटाती नहीं बल्कि बढ़ाती है। भूस्खलन को घटाती नहीं बल्कि बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु है मोर, शेर, बाघ, चिकारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, बाघ है राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी शेर। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। पहला फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायु कोशों के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन चौथा है, गलफड़ों के द्वारा। आप मछली के बारे में सुना ही होगा, मछली सांस लेती हैं गलफड़ों से और मछली जलीय जंतु है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज पशु कौन सा है, यानी राज्य पशु राजस्थान का पूछा है। बाघ, गाय, ऊंट, भेड़। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। पहला है गौड़ावण, मोर, गिद्ध, सारस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गौड़ावण है राजस्थान का राज्य पक्षी और सारस है उत्तर प्रदेश का, मोर है संपूर्ण देश का। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलतास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, खेजड़ी। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पहला है हीकल ने, दूसरा हमबोल्ट ने, तीसरा टांसले ने, चौथा ओडम ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एजी टांसले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। जैविक घटक होते हैं जिनके अंदर जान होती है, यानी जो चीजें श्वसन क्रिया करती हैं वो जैविक घटक होती हैं। भूमि, वायु, पौधे और जल। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं, ये है जैविक घटक। भूमि के अंदर जान नहीं होती, अजैविक घटक है। वायु में जान नहीं होती, अजैविक घटक है। जल के अंदर भी जान नहीं होती, ये भी अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक। ये देख लीजिए, सेम प्रश्न लगातार पूछा गया था, केवल ऑप्शन चेंज किए थे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटक पूछा है, पादप यानी पेड़ पौधे जैविक घटक है, वायु एक अजैविक घटक है, जंतु और जीवाणु इन तीनों में के अंदर जान होती है, ये है जैविक घटक। वायु के अंदर कोई जान नहीं होती, अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला है 22 मई को, दूसरा है 22 सितंबर को, तीसरा है 22 फरवरी को, चौथा है 22 मार्च को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी,
22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। इसको याद रखने के लिए आप होली याद रख लीजिए। होली के अंदर आप जल का प्रयोग करते हैं और होली आती है मार्च के महीने में। और होली आप अकेले नहीं खेल सकते, उसके लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है। यानी 2 लोगों से याद रख लीजिए। 22 मार्च से मार्च याद रखना है और मार्च में आप होली खेलते हैं, उसमें जल का प्रयोग होता है। इस कहानी से आप याद रख सकते हैं। जल दिवस आता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला है न्यूयॉर्क में, दूसरा सिडनी में, तीसरा एम्स्टर्डम में, चौथा नागासाकी में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, एम्स्टर्डम के अंदर और सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। इन सब में सबसे ज्यादा जो घातक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? पहला है इंदिरा गांधी नहर, सतलज नहर, बोरगढ़ नहर या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? पहला खड़ीन, दूसरा टंका, तीसरा तौबा, चौथा नाली। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, नाली। नाली से जल निकाला जाता है और नाली से ही जल का संरक्षण किया जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलयन से बाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला है अपकेंद्रीकरण कहलाती है, दूसरा निस्यंदन कहलाती है, तीसरा आसवन कहलाती है, चौथा ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ये है आसवन की प्रक्रिया। ये आसवन कहलाती है। जब भी हम विलयन के बाष्पीकरण और संघनन की विधि से शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं, उसे आसवन प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यहाँ ये 2021 का प्रश्न पूछा गया था। गंगे डॉल्फिन, बेल मछली, शेर, चिंकारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, गंगे डॉल्फिन। गंगे डॉल्फिन सबसे शुद्ध पानी में पाई जाती है। जहाँ भी गंगे डॉल्फिन होगी वहाँ का पानी शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये कथन बिल्कुल सही है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये भी बिल्कुल कथन सही है। भाखड़ा नागला बांध से भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिष्ट दोआब नहर तथा नारवाना नहर निकाली गई हैं। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उपर्युक्त सभी ए, बी, सी तीनों कथन सही हैं भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए घरों में बनाए जाते हैं। पहला है, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, नल, हैंडपंप, टांके या झील। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, टांके बनाए जाते हैं। नल से पानी आता है, हैंडपंप से भी पानी आता है और झील घर में नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बुध, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति से बड़ा कोई नाम नहीं है और सबसे छोटा नाम सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम उपग्रह है? पहला आर्यभट्ट,
दूसरा भास्कर फर्स्ट, तीसरा भास्कर 2, चौथा मैटसेट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट। और यही पहला उपग्रह है मानव निर्मित। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे? यूरी गार्गिन, दूसरा राकेश शर्मा, तीसरा कल्पना चावला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यूरी गार्गिन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अंतरिक्ष के नाम पर पहली बार जाने के नाम से सबका यूरिन निकल जाएगा, यानी यूरिन से याद रख लीजिए, यूरी गार्गिन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है? पहला ऑप्शन है थर्मोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में या मीजोस्फियर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, यानी समताप मंडल के अंदर। इसके अंदर ही वायुयान उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है? पहला है शनि, वरुण, शुक्र, पृथ्वी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि के चारों ओर छल्ले हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, किसी के ऊपर अगर शनि ग्रह ज्यादा हावी होता है तो वो छल्ला यानी अंगूठियां ढूंढता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन है? पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्रमा। हमारे सौर परिवार का है सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सूर्य को सौर परिवार का पिता कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है। ग्रह के साथ साथ धूमकेतु, उल्का आदि शामिल हैं, ये भी सही कथन है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सौर परिवार में सूर्य एक ग्रह है। डी कथन गलत है, सूर्य ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के अनवरत परिक्रमण के मार्ग को कहते हैं? पहला है वायुमंडल, अंतरिक्ष, कक्षा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब? पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एकम चंद्रमा के बीच होती है एवं होगा, चौथा है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। चंद्र ग्रहण होता है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, जब भी चंद्र ग्रहण होगा सबसे पीछे चंद्रमा होगा, और सूर्य ग्रहण होगा तो सबसे पीछे पृथ्वी होगी। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा सबसे पीछे ग्रहण लगता है, जो भी हारता है वो सबसे पीछे होता है, और ग्रहण लगने का मतलब है हारना, तो चंद्रमा सबसे पीछे है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, दूसरा प्रतिपदा के दिन, तीसरा किसी दिन, चौथा पूर्णिमा के दिन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिपदा के दिन होता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, भार का, रोशनी का या घनत्व का? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी का। अगला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है वह घटता है, दूसरा वह बढ़ता है, तीसरा वह सतत घटता बढ़ता रहता है, चौथा वह स्थिर रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह घटता रहता है। जब भी आप ऊपर जाते हैं दाब हमेशा घटता है, और नीचे आते हैं तो दाब बढ़ता है। इन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? पहला माउंट केटू, दूसरा माउंट धौलागिरी, तीसरा माउंट कंचनजंगा, चौथा माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, केटू।
इसे हम गॉडविन ऑस्टिंग भी बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट भारत का भाग नहीं है, बल्कि ये नेपाल का भाग है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूतों का प्रयोग करते हैं। पहला है बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, दूसरा है बर्फ पर फिसलने के लिए, तीसरा है बर्फ पर गाढ़ा करने के लिए, चौथा गड्ढा होगा, गाढ़ा नहीं गड्ढा, चौथा है रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान है। पहला रेवाड़ी हरियाणा, नाकुरी गांव उत्तराखंड, कानपुर उत्तराखंड, उदयपुर राजस्थान। आप लोगों ने एक डायलॉग बहुत ही सुना होगा दंगल मूवी का, हमारी चोरियां छोरों से कम है के। ये है रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली हैं संतोष यादव। अगला प्रश्न है, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला है कैपन का, बेलचा का, प्रोब का, या कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रोब का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पहला है माउंट एलब्रूस, माउंट विंस, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट। हमने आपको बता दिया माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। इसकी आपको कहीं कहीं 848 भी देखने को मिलेगी, वो पुरानी ऊंचाई है। इस समय इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहला है पहाड़ों से गिर जाना, खराब उपकरण, पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका। उपर्युक्त सभी। डी इसका सही जवाब है। पहाड़ों से भी गिर जाते हैं, खराब उपकरण भी हो जाते हैं, और जहां वो शिविर लगाते हैं वहां बर्फ भी फिसल जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। पहला है भूस्खलन, हिमस्खलन, उपर्युक्त दोनों, या कोई भी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जमीन और पत्थर का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। बर्फ का खिसकना या लुढ़कना हिमस्खलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, अंशु जमसेपा, या अनीता कुंडू। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। दूसरा, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है। तीसरा, दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, या अधिक ऊंचाई पर खून गाढ़ा हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रक्त वाहिकाओं में यानी रक्त की नलियों में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। इसके कारण खून बहने लगता है नाक से। अगला प्रश्न है, ये 91वां प्रश्न है, किसने समाज को एक समवयव माना है। पहला है मैकाइवर एवं पेज ने, चार्ल्स कूले ने, किंग्सले डेविस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, चार्ल्स कूले ने। 92वां प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन है। पहला डॉक्टर कौरवे का, के.एम. कपाड़िया का, रजनी कोठारी का, प्रभु का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, के.एम. कपाड़िया का। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। पहला, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।
तीसरा है सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और हम परिवारों का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला है, परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी? पहला ऑप्शन है डी आर टैफ ने, दूसरा ई दुखीर्म ने, तीसरा मैक्स वेबर ने, चौथा ऑगबर्न ने। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। ई दुखीर्म ने सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी। अगला प्रश्न है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार, प्रारंभिक परिवार या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रारंभिक परिवार। अगला प्रश्न है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पहला है मानवीय एवं अमानवीय, दूसरा परंपरागत एवं गैर परंपरागत, तीसरा लचीले और गैर लचीले, चौथा पूर्ण एवं अपूर्ण। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मानवीय एवं अमानवीय। अगला प्रश्न है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। पहला, प्राथमिक समाजीकरण का, दूसरा द्वितीयक समाजीकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का, तृतीयक समाजीकरण का। परिवार हमेशा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा को रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है? पहला, गुलाब जल और आसूत जल का, गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू के रस का, नींबू का रस और दूध का, गुलाब जल और सिरका का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू के रस का। अगला प्रश्न है, विभाग क्या है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक संगठन है, दूसरा सार्वभौमिक संस्था है, तीसरा सार्वभौमिक समाज है, चौथा सार्वभौमिक समुदाय है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सार्वभौमिक संस्था। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के महत्व को स्वीकार किए जाने का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, दूसरा है छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना, तीसरा छात्रों में संप्रदाय की विचारधारा का निर्माण करना या छात्रों का चरित्र करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, छात्रों में समाज के प्रति कर्तव्य भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? पहला है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, दूसरा संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, तीसरा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, चौथा है विद्यार्थी के समूह परियोजनाओं का भार अपने पर लेने के लिए कहना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय कहते हैं। पहला है
जिसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। दूसरा, जो विषय व्यावहारिक होता है। तीसरा, जो विषय बालकों के अध्ययन के लिए होता है। चौथा, जिस विषय का क्षेत्र संकुचित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। जो विषय व्यावहारिक होता है उसे हम सामाजिक विषय कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक विज्ञान एवं जैविक पर्यावरण विषयों का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। पहला है, यह छात्र सिंचित ज्ञान के लिए नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। दूसरा, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। तीसरा, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। चौथा, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। छात्र सिंचित ज्ञान के लिए नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है और छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप, वैश्विक मूल्यों के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशी के अनुरूप, उपर्युक्त सभी। सभी इसका सही जवाब है। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। पहला, तकनीकी भौतिकी के विचार हेतु, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु, सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता के हेतु, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रभावशाली नागरिकता के विकास हेतु। अगला प्रश्न है, मानव शास्त्र एक अध्ययन है। पहला ऑप्शन है, मानव उत्पत्ति व व्यवहार का, आदिकाल लोगों के विश्वासों, परंपराओं, रहन सहन के ढंगों का आज के वातावरण से संबंध स्थापित करने का, मानव का विज्ञान से संबंध स्थापित करने का, मानव का विज्ञान से। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। एक चीज और समझ लीजिए, अगर प्रश्न सकारात्मक पूछा गया है और कोई ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शनों से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उस प्रश्न के सही होने के चांस 99.99% होते हैं। आप ये किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संकेतक का बच्चों में आकलन का चित्र के द्वारा हो सकता है। पहला है अवलोकन और अभिलेखन, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा विश्लेषण, चौथा प्रयोग करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, चित्र आकलन के द्वारा विश्लेषण हो सकता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पहला है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ये परिभाषाएं शब्द नकारात्मक होता है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। एक चीज़ समझ लीजिए, जो भी ऑप्शन बच्चों के दिन प्रतिदिन से संबंधित होता है सबसे सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, जब हम किसी भी समाज संबंधी विषय को विज्ञान के गुणों से आवेशित कर देते हैं तो उसे कहते हैं। पहला है कला विज्ञान, दूसरा समाज विज्ञान, तीसरा शुद्ध विज्ञान, चौथा पारलौकिक विज्ञान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, समाज विज्ञान। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला, अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन के लिए किया गया कार्य नकारात्मक होता है, केवल शब्द भी नकारात्मक होता है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी बचा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। एक चीज़ समझ लीजिए, प्रक्षेपित सामग्री होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें प्रक्षेपित सामग्री होती हैं और जिन चीज़ों के लिए बिजली का प्रयोग नहीं होता है उसे अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। फिल्म स्ट्रिप ये बिजली से चलती है, चार्ट बिजली से नहीं चलता है, चित्र विस्तारक यंत्र बिजली से चलता है और स्लाइड भी
यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? पहला है भूमिका निर्वाह विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा वर्णन विधि, चौथा विचार गोष्ठी विधि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, विचार गोष्ठी विधि। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। पहला, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचियों का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। प्रत्येक पहलू के अंदर रुचि का मूल्यांकन भी शामिल होता है, ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन भी शामिल होता है और कौशलों का मूल्यांकन भी शामिल होता है। ये तीनों ऑप्शन समाहित हैं ऑप्शन ए में, इसीलिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? पहला है अवलोकन करना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा प्रयोग करना, चौथा उपचारात्मक शिक्षण करना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपचारात्मक शिक्षण करना। उपचारात्मक शिक्षण जब किया जाता है, बच्चा अधिगम के समय किसी भी चीज़ को सीखने में कठिनाई महसूस करता है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? पहला, अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी सही है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये कथन गलत है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये भी कथन सही है। सी कथन गलत है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, यहाँ बोल रहा है नहीं है, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन सीखना, दूसरा वेब बेस्ड सीखना, तीसरा एडुसेट के माध्यम से सीखना, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, चौथा प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा था ये चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मास्टरी लर्निंग पर, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं पर, या समय का सदुपयोग पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजनाओं पर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, 120वां प्रश्न। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? हमने आपको ये बता दिया है, जो चीज़ बिजली से चलती है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। अब आप इसका जो बी ऑप्शन है OHP, इसे बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी सामग्री प्रक्षेपित सामग्री है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
क्योंकि हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।